नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश विद जीनियस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रोनाउन की बात करेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने नाउन के काइंड्स और उसके डेफिनेशन के बारे में बात किया था। आज प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही मददगार चैप्टर है। वह स्पेशली इंग्लिश ग्रामर में, बोलचाल के भाषाओं में, जहाँ पर हम नाउन का ज़्यादा प्रयोग न करना चाहें उस जगह पर प्रोनाउन का काफ़ी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। बहुत साधारण सा एक उदाहरण लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके घर में एक मोहन नाम का एक लड़का है। मोहन आम खाता है, मोहन स्कूल जाता है, मोहन प्रोनाउन पढ़ता है, मोहन शाम में टीवी देखता है। आप बार बार मोहन का नाम लेते हैं, यानी कि वहाँ पर मोहन क्या है? मोहन नाउन है। और हम बार बार मोहन का नाम ना लेना चाहें तो उसके जगह पर हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मोहन एक लड़का है, वह टीवी देखता है, वह स्कूल जाता है, वह आम खाता है, यानी कि जो वह का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वह मोहन के लिए कर रहे हैं, यानी कि जो वह का इस्तेमाल कर रहे हैं वह नाउन के लिए कर रहे हैं। तो जो वर्ड का इस्तेमाल नाउन की जगह पर किया जाता है उस वर्ड को प्रोनाउन कहा जाता है। आपके लिए एक और मैंने उदाहरण लिया हुआ है। राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। राम रीड्स विथ मी, राम मेरे साथ पढ़ता है। राम इट्स विथ मी, राम मेरे साथ खाता है। यहाँ पर ये जो राम है वह नाउन है। 3 बार नाउन आया है 3 सेंटेंस में, लेकिन सभी सेंटेंस में राम की ही बात की जा रही है। सो एक बार मैंने राम लिख दिया। उसके बाद क्या इसके जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं? राम मेरा दोस्त है, वह मेरे साथ पढ़ता है, वह मेरे साथ खाता है। यानी कि मैंने राम के जगह पर ही का इस्तेमाल कर दिया, यानी कि नाउन के जगह पर मैंने प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दिया। इसी सभी वर्ड्स को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जिस शब्द का प्रयोग नाउन के बदले किया जाए, नाउन के जगह पर किया जाए, उसको प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर ये सभी चीजें ही, सी, इट, दे, यू और भी बहुत सारे हो सकती हैं। स्पेशली आज बात करेंगे काइंड्स के ऊपर। इसके काइंड्स कितने होते हैं? तो इसके काइंड्स 10 होते हैं और उन सभी एक एक काइंड्स को समझेंगे, उसके डेफिनेशंस को समझेंगे, उसके यूजेस को समझेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट वाले काइंड से। लेट्स स्टार्ट। पहला हम लोगों का काइंड्स जो पढ़ना है वह पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं? बहुत सिंपल सा है। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। इन्हीं सबको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एक बार फिर से, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। इससे पहले थोड़ा आपको पर्सन के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि पर्सन कौन कौन होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको बोला जाता है? तो आइए थोड़ा सा उसके बारे में सबसे पहले समझेंगे, तो इसके बारे में और विस्तार से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि आपका आई और वी जो होता है उसको हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जो यू होता है उसको हम लोग सेकेंड पर्सन कहते हैं। और ही, सी, इट एंड दे जो होता है वह थर्ड पर्सन कहलाता है। अब इन्हीं सभी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ऑल द पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। I, we, you, he, she, it and they are called personal pronoun.
अब कोई हम लोगों का जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया जाए, सी इट्स मैंगो, वह आम खाती है। तो यहाँ पर प्रोनाउन कहाँ है, तो यहाँ पर है। कौन सा प्रोनाउन है, तो यह पर्सनल प्रोनाउन है। सो पर्सनल प्रोनाउन को याद करने का सबसे अच्छा, ऑल पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, आई, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। एक बार मैं आपको पर्सन का पूरा डेफिनेशन बता देता हूँ। फर्स्ट पर्सन किसको बोला जाता है, जो स्पीकर होता है। स्पीकर्स आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। Listeners are called second person and said something about, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको थर्ड पर्सन बोला जाता है। एक बार फिर से, स्पीकर्स आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, लिसनर्स आर कॉल्ड थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन एंड सेड समथिंग अबाउट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो जाऊंगा, आप मुझे सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन हो जाएंगे, और हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, प्रोनाउन के बारे में कर रहे हैं, तो प्रोनाउन जो होगा वह थर्ड पर्सन होगा। तो यहाँ पर पर्सन के साथ साथ हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन और पर्सन के बारे में जाना। अब आइए सेकेंड काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड काइंड्स है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट का मतलब इंडिकेट करना होता है। जो चीज आप इंडिकेट करते हैं, कैसे हम इंडिकेट करते हैं, वह लड़का अच्छा है, यह किताब नहीं है, वे लोग जा रहे हैं, वे सब पीट रहे हैं। तो ये सब जो दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो वर्ड्स होते हैं, इन्हीं सब को हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये बहुत आसान है, याद रखने योग्य है। दिस, दैट, दीज एंड दोज आर कॉल्ड पर्सनल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आइए उदाहरण के तौर पर देखते हैं। एक बार पहले जान लेते हैं कि दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं, दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं, दीज का प्रयोग कहाँ करते हैं और दोज का प्रयोग कहाँ करते हैं। आप सबको पता होगा कि दिस मतलब यह होता है, दैट मतलब वह होता है, दीज मतलब ये सब होता है और दोज मतलब वो सब होता है। यानी कि दिस यदि सिंगुलर रहे और नजदीक रहे, मान लीजिए कि यह डस्टर है और मान लीजिए का डस्टर ही है और यह सिंगुलर है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज डस्टर। लेकिन इस डस्टर को मैं थोड़ा दूर रख दूं, मान लीजिए कि मैंने दूर रख दिया उस डस्टर को, और तब मैं इंडिकेट करूंगा तो क्या बोलूंगा, दैट इज डस्टर। यानी कि जब कोई चीज सिंगुलर हो और नजदीक हो तो उसको दिस बोलेंगे, और वही चीज यदि दूर हो और उसको इंडिकेट करेंगे तो दैट का इस्तेमाल करेंगे। वही चीज उसके प्लूरल में भी हो जाता है। यदि मान लीजिए कि मेरे पास 2 4 10 किताब है, मेरे पास अभी है, या 2 4 10 मेरे पास मार्कर है, तो मैं क्या बोलूंगा, दीज आर मार्कर्स। जो चीज नजदीक है और प्लूरल है उसको हम लोग दीज बोलते हैं, और वही बहुत सारा मार्कर दूरी पर रखा हुआ है तो मैं क्या बोलूंगा, दोज आर मार्कर्स। तो आपको समझ लेना है, दिस नजदीक के लिए, दैट दूर के लिए यदि सिंगुलर हो तो, दीज नजदीक के लिए, दोज दूर के लिए यदि चीज है प्लूरल हो तो आप इसके माध्यम से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ सकते हैं। उसका उदाहरण हो सकता है, दिस इज माई चेयर, दिस इज माई चेयर। यहां पर जो दिस होगा वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। दैट इज योर बुक, वह तुम्हारा किताब है, यानी कि जो दैट होगा वो भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। दैट दूर के लिए, दिस नजदीक के लिए। अब आगे आइए बात कर लेते हैं। थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना होता है, और इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब ये इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसे कि हम बोलते हैं हेलो एवरीवन, जब हम एवरीवन, हेलो एवरीवन, जब बड़े संख्या में होता है आदमी, और मान लीजिए कि जैसे कि कोई प्रधानमंत्री आया, उसको देखने के लिए हजारों लाखों की भीड़ जमा हुई है, तो वहां पर वो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या बोलते हैं? हेलो एवरीवन। यानी कि हर एक एक को इंडिकेट करते हैं, हर एक एक को इंडिविजुअली बोलते हैं। यदि क्लासरूम में 20 बच्चे बैठे हुए हैं, तो क्या मान लीजिए कि किसी टीचर का बर्थडे है, तो क्या बोलता है? डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट्स अमॉन्ग ईच स्टूडेंट। हर एक एक बच्चों के बीच में इस टॉफीज को बांट दो। यानी कि जब छोटा संख्या है और एक एक को यदि दर्शाना होता है तो ईच का इस्तेमाल करते हैं, और बड़ा संख्या है और एक एक को दर्शाना होता है तो एवरी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ईच, एवरी, इधर, नीदर, ये सब वर्ड्स आप कभी कभार देखते होंगे कहीं पर, ये सभी के सभी ईच, एवरी, इधर, नीदर जो होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। अब आप थोड़ा सा बीच में फंस सकते हैं कि सर ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं, तो उसको काफ़ी अच्छे से समझा जा सकता है। पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को समझते हैं। तो याद रखने के लिए बस छोटा सा डेफिनेशन है, ईच, एवरी, इधर, नीदर, इज and neither are called distributive pronoun. उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा? each of a student, each of a student is ready। हर एक एक बच्चा तैयार है। Each of a student is ready। तो यहां पर ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, आप लिख सकते हैं इसको, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, क्योंकि इस बार जो काइंड्स आने वाला है वह है हमारा 4th नंबर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब हम लोग रिफ्लेक्सिव भी पढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ हम लोग क्यों ना इम्फैटिक पढ़ लें। इम्फैटिक प्रोनाउन, ये बहुत सारे बच्चों के मन में इन दोनों के बीच में काफी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि किसी भी बुक में जो डेफिनेशन लिखा हुआ रहता है वह माई सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, ये डॉट डॉट डॉट, इन्हीं सबको रिफ्लेक्सिव भी बोलते हैं, और इन्हीं सभी वर्ड्स को माई सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ और सारे सब है, योर सेल्फ है, योर सेल्फ है, आवर सेल्फ है, इट सेल्फ है। तो इन सभी को इम्फेटिक भी बोलते हैं और रिफ्लेक्सिव भी बोलते हैं। तो आखिर हम समझेंगे कैसे कि कौन सा माई सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ सेंटेंस में लगा हुआ है तो वह रिफ्लेक्सिव है, और कौन सा इट सेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ लगा हुआ है वह इम्फेटिक है। मैं आपके समक्ष 2 सेंटेंस लिखता हूं, मात्र 2 सेंटेंस में लिख रहा हूं। सी चीटेड herself, I beat him myself। इसमें भी herself लगा है, इसमें भी myself लगा हुआ है। डेफिनेशन के अनुसार पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें भी myself को रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, इसमें भी myself को इम्फेटिक बोलते हैं। How we will understand that which one is reflexive pronoun and which one is emphatic pronoun? So just my dear students, see carefully.
क्या होगा? सी चीटेड हरसेल्फ, उसने अपने आप को धोखा दिया। उसने यानी कोई लड़की है और वो सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाई, तो बोल रहा है लोग कि उसने अपने आप को धोखा दिया। यानी कि धोखा देने वाला कौन था? काम को करने वाला कौन था? वह लड़की थी। अच्छा, धोखा खाने वाला कौन था? किसको धोखा दिया गया? तो उस लड़की को ही धोखा दिया गया। यानी कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है। तो उस प्रकार के सेंटेंस में यदि हर सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आगे बात कर लेते हैं। आई बीट हिम माई सेल्फ, मैंने खुद उसको पीटा। ज्यादातर इस सेंस में यहां पर माई सेल्फ का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी सॉरी, यहां पर माई सेल्फ का इस्तेमाल किया जाता है एम्फैटिक में। मैंने खुद उसको पीटा। यहां पर पीटने वाला कौन है? मैं हूं, और पिटाने वाला कोई और है। एक्शन मैं कर रहा हूं और उस एक्शन को रिसीव कोई और कर रहा है। यानी कि इसमें मैं जो काम कर रहा हूं उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके, इम्फेसाइज करके, जोरदार बना करके मैं बता रहा हूं, तो उस माई सेल्फ, आवर सेल्फ को हम लोग इम्फेटिक बोलेंगे। और जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वही खुद है, करने वाला भी वही है और उसका फल भी भोगने वाला वही है, उसमें यदि सेंटेंस में हर सेल्फ, आवर सेल्फ लगा हुआ है तो रिफ्लेक्सिव होगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको दोनों चीज क्लियर होगा। इस पर विशेषतः क्वेश्चंस करने पर ही इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा। अब हम लोग और 5 काइंड्स बच चुके हैं। उस 5 काइंड्स को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो जो है आपको बहुत अच्छा लगा है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।